नमस्कार। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। आज का हमारा वीडियो अभी करंट जो एक ज्वलन मुद्दा है उससे रिलेटेड है। मैरिज एस्ट्रोलॉजी का ये वीडियो है। मैरिज एस्ट्रोलॉजी पर जब मैं अपना कोर्स बना रहा था, मेरा अपना एक कोर्स है जो कि एक्सक्लूसिव है और कोई भी उस तरीके से मैरिज एस्ट्रोलॉजी यूज नहीं करता, जिसके अंदर मैंने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, योगिनी एस्ट्रोलॉजी, पाराक्षर एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सभी के कॉम्बिनेशन और ट्रांजिट को यूटिलाइज करके अपनी टेक्निक्स में जब डेवलप कर रहा था, तो मैं गुरुजी के मार्गदर्शन में काम कर रहा था। मेरे जो गुरुजी है उनका नाम गुरुजी ही था, तो उनके मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा था। तो वो कोई बहुत विख्यात तो व्यक्ति नहीं थे, मगर उनकी जानकारी, नॉलेज बहुत गूढ़ थी और ऐसी जानकारी बहुत कम लोगों को मिलती है। तो गुरुजी ने मुझे एक एडवाइस दिया, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एडवाइस दूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपका मैरिज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। उन्होंने एडवाइस दिया कि आप एस्ट्रोलॉजी बगैर गुरु के नहीं सीख सकते। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिसे बुक से पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि बुक में जैसा लिखा हुआ है एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। बुक में जो चीजें लिखी हुई हैं, चाहे आप बृहद पारस और रोरा शास्त्र को पढ़ो, उसको समझने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, गूढ़ ज्ञान चाहिए, और आपको एक अप्रोप्रिएट गुरु चाहिए जो आपको बता पाए कि इन चीजों का क्या मतलब है। आप अपना आप जो पढ़ेंगे, जैसा आपको लिखा हुआ दिख रहा है वैसा एक्चुअल में होता नहीं है। वो आधी अधूरी बात होती है, चीजें कनेक्ट होती हैं कहीं से कहीं तक। आप उसको एक जगह पर एक श्लोक को लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो आप उसका वो अर्थ निकाल रहे हैं, मगर वो श्लोक कहीं और से कनेक्ट होता है जो आपको अपना पता चलना बहुत ही मुश्किल है। तो गुरु रखना जरूरी है। और दूसरा उन्होंने कहा कि आपका गुरु के अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो फिजिकल क्वालिटीज है कि चेहरे पे झुर्री हो और दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो। जिसके चेहरे पे झुर्री नहीं आई, दाढ़ी और सर के बाल सफेद नहीं हुए, वो परिपक्व एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता। अब इसका कारण क्या था? कारण यह है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो 12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, बुक्स को रट सकते हो, बुक्स की सारी चीजें सीख सकते हो, मगर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप जब तक हजारों कुंडलियों को नहीं देखेंगे, आप परिपूर्ण एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। अब हजारों कुंडलियां देखने में आपके चेहरे पर झुर्रियां भी आ जाएंगी और आपके बाल सफेद हो जाएंगे। तो अपने गुरु की आप ये क्वालिटीज देखिए। एक वो कोई भी एस्ट्रोलॉजर गुरु जो बहुत बड़े बड़े टॉल क्लेम करता हो, कहता हो कि मेरी ये रेमेडी काम करेगी, शर्तिया, आप उनसे बिल्कुल बचकर जाएं। आप ये मान लीजिए आपके सामने एक ठग बैठा हुआ है जो टॉल क्लेम करता है। एस्ट्रोलॉजी में कभी भी टॉल क्लेम नहीं किया जा सकते। आपकी भविष्यवाणी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, दोनों ही संभावना होती है। जो व्यक्ति ऐसा कह देता है कि ऐसा होगा ही, आप बिल्कुल वहां से निकल जाएं, क्योंकि वो उसके जो वचन है उनके अंदर अपने आप में अहम और अहंकार है, और अहंकार का ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष में आपको ग्राउंड टू अर्थ होना पड़ेगा, धीर गंभीर होना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करने से कभी भी हम एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। तो जो भी लोग, ये बात मैंने इसलिए बताई है, जो भी लोग नया शुरू कर रहे हैं वो पेशेंस रखें। ये एक ऐसी विद्या है जो जल्दी से नहीं आती। आपने कहीं से साल 2 साल का कोर्स किया, आप सोचें कि बस अब मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा, नहीं पॉसिबल है। आपको कम से कम 5-10 साल आप काम करिए, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी और आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कुछ सालों तक, यदि आप काम करेंगे तो। अब मैं आज के विषय पर आ जाता हूं। तो जब मैं मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स बना रहा था, तो मैं अपने गुरुजी के पास गया, तो मैं सारी चीजों के आंसर में ढूंढ पाया था उनकी कृपा से। उन्हें मैंने चीजें दिखाई तो वो सारी चीजों से वो एग्री हुए। मैंने काफी काम किया बहुत सारी कुंडलियों पर, और जो अधिकतर केसेस में जो चीज लगी उसके बेसिस पर मैंने एक कोर्स बनाया। वैसे मेरा कोर्स आपको मैं बता देता हूं 1 अगस्त 2026 से आने वाला है। आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी आ रहा है 15 जुलाई से, भृगुनंदी नाड़ी भी आ रहा है 15 जुलाई से, और मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है आपका 1 अगस्त से। मगर आज जो हमारा विषय है, जो करंटली आप देख रहे हो, आपको रोजाना सुनने को मिलता है, इस फला लड़की की अभी मैरिज हुई और उसने अपने पति को यहां से फेंक दिया, यहां से मार दिया, ड्रम में काट के डाल दिया और बाथरूम में काट के
ऊपर से उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, इस तरीके की रोजाना सुनने के लिए आ रही है। महिलाओं के केस में ज्यादा आ रही है, हालांकि पुरुष भी वही कर रहे हैं, मगर वो उतनी बड़ी न्यूज नहीं बनती। मगर ये आज की सच्चाई है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, शादी होगी, शादी के बाद रिश्ते बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप, और दोनों पहले रिश्तों में रहते हैं, इसके बाद बनते नहीं है उनके रिश्ते, और जो रिश्ते तोड़ने टूटने की सबसे बड़ी होती है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। ये मैं आपको बता देता हूं, जब तक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तब तक रिश्ते जल्दी से टूटते नहीं है। पति पत्नी दोनों में से कोई एक दूसरे को धोखा देता है, तो वो कौन से कॉम्बिनेशन है कुंडलियों में, किस तरीके से देखूंगा। देखिए, वीडियो मामूली नहीं है कि आप सोचें आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, इधर से उधर से उठाकर मैं आपको जो ये चीजें बता रहा हूं, ये काफी ज्यादा रिसर्च के बाद में बता रहा हूं। ऐसी हमने कितनी ही कुंडलियों पर काम किया है। अब हर एक सूत्र 100% कुंडलियों पर तो लग नहीं सकता, क्योंकि पूरी कुंडली अलग होती है और हर कुंडली पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। फिर भी मेरा यहां पर प्रयास है कि जो आपकी जनरल चीजें हैं उनको हम किस तरीके से देखेंगे। आज मैं D1 चार्ट की बात करूंगा, कभी मेरा मुझे मौका मिला हो तो नवाज चार्ट से किस तरीके से देखते हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए, कोई भी सूत्र केवल D1 चार्ट में लग रहा है तो वो पूरी तरीके से फलित होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखिए, वो सूत्र यदि D1 और D9 दोनों में लग रहा है तो उसके फलित होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब हम आ जाते हैं यहां पर, ये मैंने कुंडली बनाई हुई है ब्लैंक, यहां पर 1 2 3 जो लिखे हुए हैं ये भाव लिखे हुए हैं, राशियां नहीं लिखी हुई है। अब आपको मैरिज से रिलेटेड किसी भी, हमें देखना है कि लड़के लड़की जिसकी भी कुंडली देख रहे हैं वो अपने पार्टनर के साथ धोखाधड़ी करेगा या नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, उसके अंदर वो उसका मर्डर करे चाहे और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप लेकर आए, उसके लिए कौन से पैरामीटर आपको कुंडली में देखने हैं। ये ड्यूटी उन लोगों की बनती है जो आपका मैच मेकिंग प्रॉपरली करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि दो लोगों के बीच में अफेयर चल रहा है तो एस्ट्रोलॉजर के पास तो कोई आएगा नहीं। एस्ट्रोलॉजर के पास जब आएगा, जब वो शादी की बात आगे बढ़ती है तब आएगा, तब आपको किन किन चीजों पर ध्यान देखना है, और जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं वो जरूर आपको देखनी है। सबसे पहला पैरामीटर होता है आपका ये 7वां भाव है। 7वें भाव में जो भी राशि है उसका स्वामी, जिसे हम 7th लॉर्ड बोलते हैं, यदि वो आपका 8वें भाव को ऑक्यूपाई कर ले और 12वें भाव को ऑक्यूपाई कर ले, 7th लॉर्ड इन 8th हाउस और 12th हाउस, आप एकदम से सजग हो जाइए। ये कोई बुरी बात नहीं है हमेशा, मगर 7वें भाव का स्वामी 8वें और 12वें भाव के अंदर जब भी चला जाएगा, 8वां भाव एक्चुअली गेन ऑफ मैरिज है और ये गेन ऑफ पार्टनर भी है, ये भी मैं बता देता हूं। 8th हाउस 7वें भाव से दूसरा भाव है, 7वां भाव आपका स्पाउस का भाव है, तो स्पाउस के थ्रू जो भी चीजें आपको मिलेंगी, और गेन ऑफ स्पाउस भी 8वां भाव है, और 12वां भाव आपका बैक प्लेजर है, सही है, सुख जिसे बोलते हैं 12th हाउस है। जब भी 7th लॉर्ड 8वें भाव के अंदर जाता है वो गेन ऑफ मैरिज और सीक्रेसी इन मैरिज को इंडिकेट करता है। सीक्रेसी का भाव भी है, नेगेटिव के लिए 8वां भाव सीक्रेसी का भाव है। जब 7th लॉर्ड 8th हाउस के अंदर चला जाएगा तो उसकी, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप ना रहे जिससे शादी होगी, उससे भी उसके सीक्रेट रिलेशन जरूर रहे होंगे, चाहे इशारों में रहे हो, बातचीत में रहे हो, फोन से रहे हो, ऐसे रिलेशन रहने की संभावना होती है कि वो किसी भी तरीके का वो पब्लिक एक्सपोजर नहीं चाहता हो। और जहां पर सीक्रेसी आती है वहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की संभावना बनती है। दूसरा आपका, यदि वो 12वें भाव के अंदर चला जाता है 2nd लॉर्ड आपका, तो भी ये स्थिति होती है। ये आपका 12वां भाव एक्चुअली सैया सुख को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड द कि उसका उसके किसी से रिलेशन बने, मगर आपकी एक कंडीशन है, दोनों भाव एफ्लिक्टेड होने चाहिए मैलिफिक प्लैनेट से। आपका 7th लॉर्ड इन 8th हाउस या 12th हाउस चला जाए, केवल जाने से कुछ नहीं होगा। इफ इट इज एफ्लिक्टेड बाई मैलिफिक प्लैनेट, अशुभ ग्रह इसे एफ्लिक्ट कर दे। अशुभ का मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट यदि उसे एफ्लिक्ट कर दे तो पूरी संभावना होगी जरूर उसके अंदर हिडन कुछ ना कुछ चीज होगी 100%। नेक्स्ट केस, यदि 8th हाउस आपका मैलिफिक इन्फ्लुएंस में हो, 8वां भाव मैलिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर हो, 8th हाउस मैंने बताया गेन ऑफ मैरिज है, आपको एक्स्ट्रा पार्टनर भी है, इट इज गेन ऑफ पार्टनर। जब मैलिफिक इन्फ्लुएंस में होगा तब उस पर्सन की इंटेंशन सीक्रेटली उन चीजों को गेन करने की होगी।
मेलिफिक इन्फ्लुएंस में होने पर उसकी जो इंटेंशन है वो उन चीजों को गेन करनी की होगी बाई हुक और क्रुक, मतलब सही रास्ते से नहीं चाहेगा, वो मैरिज के थ्रू गेन करना चाहेगा या मैरिज को गेन करना चाहेगा, पार्टनर को गेन करना चाहेगा। इट इज द गेन ऑफ पार्टनर। जब मेलिफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस होता है तो वो गलत तरीकों से पार्टनर को गेन करना चाहेगा। तो ऐसे लोग जनरली या तो उनके रिलेशन हो जाएंगे, रिलेशन नहीं होंगे तो जो आपका गलत तरीके से जो हम यहाँ पर कॉल गर्ल्स वगैरह या इस तरीके के लोगों को यूटिलाइज करते हैं वो कॉम्बिनेशन भी बनता है। ऐसे ही आपका 12th हाउस अंडर मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो जाए तो 12th हाउस मेलिफिक इन्फ्लुएंस होगा तो मैरिड लाइफ के अंदर मतलब वो सही या सुख के गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करेगा, वो आपके एथिकल वे से नहीं प्राप्त करने की कोशिश करेगा, अनएथिकल मीन्स उसके अंदर आ जाएंगे। अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं जो 5th हाउस को आप लव का हाउस बोलते हो, रोमांस का हाउस बोलते हो, नहीं, ये आपका सेल्फ अपनी चाहत का हाउस है, ध्यान रखना। लव और रोमांस दो तरीके से होता है, दोनों पार्टनरों से होता है। 5th हाउस आपका अपना खुद का इंक्लिनेशन, आपका एंटरटेनमेंट है, ये एंटरटेनमेंट का हाउस है। 5वां भाव रोमांस का जरूर है मगर 5वें भाव से जो रोमांस है जब तक उसका 7th से कनेक्शन नहीं होता, पर्सन सीरियस नहीं होता, उसका सारा ध्यान दूसरे व्यक्ति को खुद की खुशी के लिए पाने के लिए होगा। तो 5th हाउस पर जरा ध्यान दें, अधिकतर लोग इसका लव का हाउस मानकर चलते हैं मगर 5वां भाव लव का भाव है, मगर ये ईमानदार प्यार नहीं है। ईमानदार प्यार तब तक नहीं बन सकता जिसे हम लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बोलते हैं 5th हाउस का कनेक्शन 7 से ना बने, केवल 5वां भाव इन्वॉल्व हो रहा है और 5वें भाव पर मेलिफिक प्लेनेट का असर है, ध्यान से देखिएगा। 5th हाउस आपका राहु केतु के इन्फ्लुएंस में हो, मार्स के इन्फ्लुएंस में हो, सैटर्न के इन्फ्लुएंस में हो, वो जिससे भी प्यार करेगा उसकी जो इंटेंशन होगी उसको भोगने की इंटेंशन होगी ना कि निभाने की इंटेंशन होगी। तो 5th हाउस को भी आप देखें इफ इट इज इन मेलिफिक इन्फ्लुएंस तो भी आप यहां पर सावधान हो जाएं। आपकी कुंडली के अंदर यदि कहीं पर भी राहु और वीनस का कनेक्शन हो जाता है, वीनस शादी का कारक ग्रह है और राहु इल्यूजन लेकर आता है, जब भी राहु और वीनस का कनेक्शन हो किसी भी कुंडली में, आप देख लेना आपकी भी कुंडली में है, आप ऐसा नहीं करते तो भी आपके मन में इच्छाएं जरूर होंगी, ये आप चेक कर लेना। वो पर्सन जो होगा अनएथिकल अनकन्वेंशनल एक्टिविटीज में बैड प्लेजर के लिए वो वैसे काम करने की कोशिश करेगा जो सामान्य तौर पर समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो पर्सन लेस्बियंस हो सकता है, फीमेल नेटिव के साथ, मेल नेटिव के साथ, हेट्रोसेक्सुअल हो सकता है, जानवरों के साथ इस तरीके से, या मेल और फीमेल भी यदि है तो उसकी इंटेंशन जो कन्वेंशनल वे से उसको एंजॉय करने की बजाय अनकन्वेंशनल तरीके से वो करने की कोशिश करेगा, या फिर वो क्या होगा कि ऐसे मीन्स अप्लाई करेगा कि वो गलत जगहों पर जाएगा, गलत लोगों के साथ जाकर इस तरीके से अपनी जो भी इच्छा है उन्हें पूरी करने की कोशिश करेगा रिलेटेड टू मैरिज। तो वीनस राहु का कंजंक्शन अनकन्वेंशनलिटी लेकर आता है, अनट्रेडिशनल मैरिज को भी इंडिकेट करता है। उसकी सारी चीजें अनट्रेडिशनल होंगी, मैरिज ही मैरिज अनट्रेडिशनल नहीं होगी, उसकी जो एक्टिविटीज होती है आफ्टर मैरिज जिसके लिए मैरिज की जाती है वो एक्टिविटीज भी अनकन्वेंशनल तरीके की होंगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, यदि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, वीनस मार्स आपने सुना होगा मगर मैंने उसके अंदर सैटर्न को ऐड कर दिया। यदि वीनस मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन हो जाता है कहीं पर भी, तीनों की बात कर रहा हूं मैं, वीनस मार्स और सैटर्न ड्यूल साइन में 7th और 8th हाउस में बाय द वे हो जाए। ड्यूल साइन होता है 3, 6, 9, 12, वीनस मार्स सैटर्न ड्यूल साइन हो, कहां पर होंगे आपके 7वें 8वें भाव में। तो ऐसे पर्सन के मल्टीपल रिलेशंस होते हैं और वो टूटते भी नहीं है जल्दी से, एक से ज्यादा रिलेशंस वो बनाएगा और सभी रिलेशंस को कैरी करके लेकर चलेगा, वो अपने किसी भी रिश्ते से संतुष्ट नहीं होगा इसलिए उसके एक से ज्यादा रिलेशन बनेंगे। देखिए वीनस मार्स का कंजंक्शन आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्सुअल एक्टिविटी क्रिएट करता है, सैटर्न उसको एक्चुअली सेटिस्फाई नहीं होने देता, सैटर्न का काम होता है कमी करना। तो वीनस मार्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी आपके माइंड में क्रिएट करी मगर सैटर्न उसमें कमी रखेगा, पूरी नहीं होने देगा। तो जब उसकी
ऐसा पार्टनर मिल जाएगा जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। अब इंटरेस्टेड नहीं होगा तो बंदा दूसरी जगह जाएगा, वहां पर भी उसको उसी तरीके का पार्टनर मिलेगा, और इस तरीके से वो एक से ज्यादा अफेयर्स लेकर चलता है। हिडन अफेयर्स होते हैं, सीक्रेट अफेयर्स होते हैं। ये कॉम्बिनेशन डुअल साइन में 7th या 8th हाउस के अंदर आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप में से लोग क्वेश्चन करेंगे कि तीनों का कंजंक्शन ही होना जरूरी है। देखिए, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन तो कंजंक्शन से ही बनेगा। यदि एस्पेक्ट वगैरह आ रहा है तभी भी असर पड़ेगा, मगर स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के लिए तीनों का कंजंक्शन होना जरूरी है। अब मैं 3 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं, जो आप जब जन्म कुंडली को मैच करते हो लोगों की, इन चीजों पर जरूर फोकस करिएगा। ये आपके थोड़े से सावधान रहने वाले कॉम्बिनेशन है। एक है आपका 7th लॉर्ड इन 8th हाउस, यदि आ गया, मैंने बताया, विद राहु, 7वें भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी 8वें भाव में राहु के साथ आ जाए। अब देखिए, यहां पर कई चीजें खतरनाक बन गई। कौन कौन सी बन गई? लॉर्ड ऑफ पार्टनरशिप हो गए, लॉर्ड ऑफ आपका स्पाउस हो गया, सीक्रेट हाउस के अंदर चला गया, आपका सीक्रेट हाउस के अंदर जाएगा, और विद द इल्यूजन। तो ऐसा बंदा हमेशा इल्यूजन में रहेगा, वो एक्चुअली उसके अंदर दुस्साहस भी होगा, वो दूसरे पार्टनर ढूंढने की कोशिश करेगा, उसे डर भी नहीं होगा। यदि 7th लॉर्ड 8th हाउस में राहु के साथ चला जाता है, एक तरीके से एफ्लिक्ट हो गया राहु के साथ जाकर, मगर राहु के साथ जाकर वो अनकन्वेंशनल तरीके अप्लाई करेगा। देखिए, अनकन्वेंशनल तरीके कैसे होते हैं आजकल जो आपको दिखाई दे रहा है, 7th लॉर्ड इन 8th हाउस विद राहु, और कहीं भी राहु के साथ है तभी भी प्रॉब्लम होगी, मगर 8th हाउस में ज्यादा खराब हो जाता है। सीक्रेट रिलेशन आप देखते हो, दामाद सास के साथ भागा, सास दामाद के साथ भागी, बहू का ससुर के साथ रिश्ता हो गया, ससुर का बहू के, इस तरीके के जो कनेक्शंस होते हैं वो 7th लॉर्ड इन 8th हाउस विद राहु। राहु क्या करता है? दुस्साहस क्रिएट करता है, अनकन्वेंशनल चीजें लेकर आता है। इस तरीके की स्थितियां होंगी कि एक पर्सन से अफेयर चल रहा है और दूसरे पर्सन से एंगेजमेंट होगी, जो अभी आजकल आप देखने के लिए शुरू कर रहे हो, और वो उसका मर्डर कर दिया। दीज आर द कॉम्बिनेशन, ये क्लियर कट कॉम्बिनेशन है 7th लॉर्ड इन 8th हाउस। एक चीज और मैं बता देता हूं कि 7th लॉर्ड राहु के साथ 8th हाउस में हो, हर केस में ऐसा होगा जरूरी नहीं है। यदि जुपिटर वगैरह का एस्पेक्ट आ रहा है, शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट आ रहा है, तो वो प्रोटेक्शन हो जाएगा। उस तरीके की स्थिति एक्सट्रीम नहीं होगी, होगी जरूर, मगर इस तरीके की नहीं होगी कि आप किसी के साथ बहुत ज्यादा कुछ खराब करते हैं। फिर आएगा वीनस एंड मरकरी इन 7th और 12th हाउस। वीनस एंड मरकरी दोनों का कंजंक्शन बता रहा हूं, वैसे डिलेड मैरिज का भी कंजंक्शन होता है। वीनस एंड मरकरी, देखिए वीनस आपका कारक है मैरिज का, मरकरी एक्चुअली ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, चालबाज प्लेनेट है। आपके माइंड के अंदर वो दो चीजें रखेगा, एक से ज्यादा ऑप्शन लेकर चलता है ऐसा व्यक्ति, जिसका वीनस मरकरी का कंजंक्शन 7वें और 12वें भाव में, तो 7वें भाव में वो एक से ज्यादा ऑप्शन लेकर चलेगा। क्या होगा इसके दिमाग के अंदर कि ये तो है ही, इससे बेटर वो है, तो उसकी तरफ भी वो आपका फोकस रहेगा, उसका वो एक ही पर्सन से रिलेटेड नहीं होगा। यदि वीनस और मरकरी का कंजंक्शन 7वें भाव में है, तो ऐसे पर्सन के माइंड के अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं हमेशा, और वो जिसको कहते हैं एक हाथ में एक जेब में और दूसरे की सर्च में वो लगा रहेगा। ऐसे ही यदि 12वें भाव में भी यदि वीनस और मरकरी का कंजंक्शन है, तो एक्चुअली मरकरी ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट कर देता है। आपका ऐसा प्लेनेट है जो मेल भी और फीमेल भी है, ये बीच का प्लेनेट है, ना ही पूरी तरीके से मेल है, ना ही पूरी तरीके से फीमेल है। जब 12वें भाव में वीनस मरकरी का कंजंक्शन होता है, 12वां भाव आपके बैड प्लेजर का भाव है, सैया सुख का भाव है, तो सैया सुख भी वो एक से ज्यादा जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है, उसका प्रयास रहता है। तो जब भी वीनस मरकरी का कंजंक्शन आप 7वें और 12वें भाव के अंदर देखें, और यदि उन पर किसी मेलिफिक प्लेनेट का असर है, तो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। यदि वो डुअल साइन के अंदर हो जाता है, 3, 6, 9 या 12 राशि यदि आ जाए, यहां पर 3 राशि आ जाए और वीनस मरकरी का कंजंक्शन है, या यहां पर भी आ जाए, तो आप ये मान के चलिए ये योग और भी स्ट्रांग हो जाएगा। 3, 6, 9, 12 राशि यदि 7वें और 12वें भाव में है, वीनस और मरकरी का कंजंक्शन है, उन पर एक अशुभ ग्रह का असर है, तो ऐसा व्यक्ति सर्च करता है एक से ज्यादा पार्टनर, और ये बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है क्लासिकल्स के हिसाब से भी। और मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा, राहु इन 7th हाउस एस्पेक्टेड बाय मार्स ऑब्लिक सैटर्न। तो राहु के बारे में मैं अर्लियर भी बता चुका हूं, 7वें भाव का राहु अनकन्वेंशनलिटी लेकर आता है रिश्तों में। या तो आपका रिश्ता अनकन्वेंशनल होगा, अनकन्वेंशनल रिश्ता नहीं है तो आप ये मानकर चलिए कि वो रिश्ता थोड़ा निभाने में डिफिकल्टी आएगी। उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मेरे इसके अंदर राहु है और मेरी मैरिज चल रही है। देखिए, हर एक कॉम्बिनेशन 100% कुंडलियों में नहीं चलते।
आप लोग जो देखते हो वो अपनी एक कुंडली पर देखते हो, मगर हम उसको सैकड़ों कुंडलियों में देखकर जो अधिकतर कुंडलियों में कॉम्बिनेशन लगते हैं उसे बताते हैं। हम जब लगाते हैं तभी भी 100 की 100 कुंडलियों पर नहीं लगते। यदि हम 100 कुंडलियों पर लगेंगे तो 70-80 कुंडलियों पर वो कॉम्बिनेशन लगते हैं, 20 कुंडलियों पर नहीं लगते। मगर फिर भी आप ये मानकर चलिए कि जो 70 to 80% कुंडलियों पर लग रहे हैं वो कॉम्बिनेशन सटीक होते हैं। अब यहां पर देखिए, आप राहु इन 7th हाउस एस्पेक्टेड बाई मार्स ऑब्लिक सैटर्न। 7वें भाव में यदि राहु आपका बैठा हुआ है, मार्स और सैटर्न से एस्पेक्टेड है, तो ये डेफिनेटली आप यहां पर मैरिड लाइफ के अंदर आप सावधान हो जाए। सावधान होने की पूरी पूरी वो है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनलिटी आ जाएगी, कुछ ना कुछ वायलेंस हो जाएगा। यहाँ पर रिश्तों के अंदर जो हम कहते हैं मारपीट के बाद जो रिश्ते टूटते हैं उस तरीके की स्थिति आ जाती है। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, 7वें भाव के अंदर बैठकर अनकन्वेंशनलिटी लेकर आता है। और मार्स और सैटर्न दो अशुभ ग्रह हैं। मार्स यदि है तो वो वायलेंस लेकर आएगा उसके अंदर, और सैटर्न है तो वो डिटैचमेंट या सेपरेशन लेकर आएगा। तो राहु की वजह से सेपरेशन या राहु की वजह से आपका वायलेंस होने की संभावना होती है। राहु के वजह से वायलेंस का मतलब है आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और उसकी वजह से आप वायलेंस कर रहे हो। अनकन्वेंशनल वे में जब आप अट्रैक्ट होकर वायलेंस कर रहे हो तो वो वायलेंस किसी भी हद तक हो सकती है। तो इस कॉम्बिनेशन से आप थोड़ा ध्यान रखें। 4th लॉर्ड एफ्लिक्टेड इन 8th और 12th हाउस। चौथे भाव का स्वामी आपका, चौथा भाव आपकी कुंडली का सुख भाव होता है। अब चौथे भाव का स्वामी 8th में चला जाए या 12th में चला जाए, एफ्लिक्ट हो जाए, होगा क्या? 4th लॉर्ड आपका सुख भाव का स्वामी है, आपको सुख देने की जिम्मेवारी उसकी है। तो पहली बात, 8वें और 12वें भाव में गया, पीड़ित हो गया, 8वें भाव के अंदर जाएगा तो आप सुख किससे चाहोगे? सीक्रेसी के थ्रू सुख चाहोगे। और यदि मेलिफिक प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में है तो आपकी जो हैप्पीनेस, आप जो डिजायर करोगे, आप जो सुख चाहोगे वो चाहोगे मेलिफिक तरीकों से। सही तरीकों से आपको सुख नहीं मिलने वाला है। यदि 4th लॉर्ड 8th हाउस के अंदर चला गया तो आपके सीक्रेटली आप हैप्पीनेस चाहते हो। ऐसे ही यदि 12th हाउस में चला गया तो आप सीक्रेटली वहां पर भी आप जो बैड प्लेजर चाहोगे। 4th लॉर्ड इन 12th हाउस यदि मेलिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है तो 12वें भाव से हैप्पीनेस ढूंढोगे आप। अपनी जो सुख सुविधा है वो 12वें भाव से, शारीरिक सुख 12वें भाव से ढूंढोगे। मगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस है 4th लॉर्ड इन 12th हाउस, तो वो जो उसका वे है, रास्ता है, वो मेलिफिक होगा, अशुभ होगा। तो ये मैंने आपको कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस बताए हैं, आप अपनी कुंडलियों पर लगाइएगा। खुद की कुंडली पर तो हमें अक्सर उतना नहीं पता होता, मगर आप जब मैच मेकिंग करते हो तो इन कॉम्बिनेशंस का आप ध्यान रख सकते हो। नमस्कार, हरे कृष्णा।